जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में बेसिक फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक से एमपीपीएससी प्री और मेंस एग्जाम में अनेक क्वेश्चन आए हैं, इसलिए टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लेक्चर फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम जनजातियों की वितरण क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वितरण क्षेत्र अर्थात इनका निवास स्थान। मध्य प्रदेश में अनेक जनजातियां निवास करती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, जैसे कि भील जनजाति। भील जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में निवास करती है। शहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में निवास करती है। इसी प्रकार कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है, खासकर होशंगाबाद बैतूल जिले में। साथ ही इसके पास में भारिया जनजाति निवास करती है, जो कि छिंदवाड़ा सिवनी आदि जिलों में निवास करती है। बेगा जनजाति की अगर बात करें तो यह जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। पनिका जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में निवास करती है। कोल जनजाति की अगर बात करें तो ये रीवा सतना जैसे जिलों में मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में ही निवास करती है, उत्तर पूर्वी जिले कहलाते हैं ये। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण जनजाति गोंड जनजाति है, जो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के दोनों तट के किनारे अनेक जिलों में निवास करती है। ठीक है दोस्तों, ये जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जनजाति है, जबकि पहली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जनजाति भील जनजाति है। इन सभी जनजातियों को अगले वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप इस विन आईएएस की वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिए, जिससे कि अगले महत्वपूर्ण टॉपिक आपके अच्छे से कवर हो जाए। जनजातियों के बारे में एक सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, जनजातियों के उल्लेख के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342(1) में सूचीबद्ध आदिम जातियों को ही अनुसूचित जनजातियां कहते हैं। अनुसूचित जनजातियां एक संवैधानिक नाम है। जनजातियों की परिभाषा की अगर बात करें तो जनजातियां एक सामाजिक समूह के रूप में होती है, जो किसी निश्चित स्थान विशेष पर निवास करती है और जिनकी अपनी भाषा, सभ्यता, सामाजिक संगठन होता है। तो ये दोनों ही छोटी परिभाषाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एमपीपीएससी के 2019 और 20 के पैटर्न में 3 मार्क्स में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आदिवासी के शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो आदिवासी को सबसे पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं। आदिवासी ऐसे लोग जो किसी आदिकाल से किसी स्थान विशेष पर निवास करते हैं। ठीक है, अगर आदिवासी को अगर समझे तो। बाकी इसका शाब्दिक और सरल अर्थ जो होता है वो मूल निवासी होता है। आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले काका कालेलकर एवं ठक्कर बापा द्वारा किया गया था, या इनके द्वारा दिया गया शब्द है। जनजाति को ही आदिवासी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या की अगर बात करें तो कुल जनसंख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, आप सभी को मालूम होगा, 7.26 करोड़ या फिर 7.26 करोड़ है। ठीक है, इसमें से जनजातियों की लगभग संख्या कितनी है, लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जनजातियां निवास करती है, जिनमें सभी प्रकार की जनजातियां आ गई। मध्य प्रदेश में लगभग 50 प्रकार की जनजातियां एवं उनकी उपजातियों सहित 50 है इनकी संख्या, जो कि 1.5 करोड़ है। ठीक है, क्लियर है। मध्य प्रदेश में जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत की अगर बात करें तो 21.1% है। टोटल 7.26 करोड़ का अगर परसेंटेज निकाले तो ये 21.1% है, जबकि भारत में जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा की आरक्षित सीट है। इनका आरक्षण जो दिया गया है ये जनसंख्या के अनुपात में दिया गया, और मध्य प्रदेश में एसटी के लिए 6 सीटों का आरक्षण किया गया है। इन जिलों की अगर बात करें तो ये है रतलाम, धार, खरगोन, शहडोल, मंडला और बैतूल। ये जिले महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए। प्री या मेंस एग्जाम में ये कभी भी पूछा जा सकता है, जबकि इससे संबंधित सीटों के बारे में एग्जाम्स में पूछा भी गया है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की आरक्षित सीट 47 है। ये आपको एमपीपीएससी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही निवास करती है, जबकि प्रकार अगर इनका देखा जाए कि एसटी के सबसे ज्यादा प्रकार कहाँ पर पाए जाते हैं या जनजातियां सबसे अधिक किस राज्य में है, तो उसका आंसर भी मध्य प्रदेश ही है। देश की कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो 14.6 है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए या याद रखने की आवश्यकता है। अगर आदिवासी से संबंधित शोध संस्थानों की अगर बात करें तो स्टेट में 2 तरह के शोध संस्थान हैं,
जिसमें एक केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय जो है केंद्र सरकार द्वारा अमरकंटक में स्थापित किया गया है, जो अनूपपुर जिले में है, जबकि दूसरा आदिवासी विकास एवं शोध संस्थान भोपाल में है, जो कि राज्य सरकार का है। यह आदिवासी विकास एवं शोध संस्थान जनजातियों की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर आदि को संरक्षण और संवर्धन का काम करते हैं। साथ ही यहाँ पर अध्ययन और शोध का कार्य भी किया जाता है, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। गिरिजन एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसके बारे में सबसे पहले प्रयोग, जो इस शब्द का प्रयोग किया गया था, वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन नाम से संबोधित किया था, क्योंकि महात्मा गांधी गिरिजन शब्द का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले गिरिजन मतलब पहाड़ पर निवास करने वाले, और जनजातियां अक्सर पहाड़ की किसी नदी के किनारे, किसी चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में ही निवास करती थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें गिरिजन नाम से संबोधित किया था। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि शंखनाद योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना। ये शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए ST SC के जो छात्र छात्रा है उन्हें शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, ये इंडिविजुअल गर्ल्स की, ST गर्ल्स को साक्षरता या प्रोत्साहन देने के लिए। नवजीवन योजना की बात करें तो ये शहरी गरीब लोगों के लिए है, जिसमें उन्हें निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराया जाता है घर बनाने के लिए। वसुधरा योजना की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे कि वो जमीन खरीद सके, कृषि योग्य जमीन खरीद सके। जल जीवन योजना सिंचाई से संबंधित योजना है, जिसमें ST के वर्ग के लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। स्वावलंबन योजना में उन्हें कोई व्यापार चलाने के लिए व्यापार में छोटी दुकान वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे वो कोई अगर किसी प्रकार का छोटा व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें सुविधा उपलब्ध हो सके। अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना जो है, ये बीज वितरण से संबंधित योजना है, जिसमें खाद्यान्न एवं खरीफ फसल के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट या छोटी परिभाषाएं हमने देखी है, बेहद ही महत्वपूर्ण है MPPSC एग्जाम के लिए। इन्हें आप ध्यान से पढ़िए और याद भी रखिए। मध्य प्रदेश में अगर जनजातियों के वितरण की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में मूल रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजन कर रखा है, पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है बड़ा, इसलिए आप इसे ध्यान से इस डिवीजन को देखेंगे। पश्चिमी क्षेत्र की अगर जिलों की बात करें तो ये है धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर आदि जिले आते हैं, और यहाँ पर भील, भिलाला, बारेला, पटलिया आदि जनजातियां निवास करती है। मध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, हरदा आदि जिले आते हैं, और यहाँ पर निवास करने वाली जनजातियां गौंड, भारिया, कोरकू, बेगा आदि जनजातियां हैं। पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, रीवा, सतना, कटनी जिले आदि जिले आते हैं, और यहाँ पर कोल, बेगा, पनिका, संथाल आदि जनजातियां निवास करती है। तो ये सभी पश्चिमी, मध्य और पूर्वी डिवीजन है, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। ये मूल डिवीजन है, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में जनजातियां निवास करती है। मध्य प्रदेश के उत्तर में सहरिया जनजाति निवास करती है। इस तरीके से हमें दूसरी जनजातियों का ध्यान रखना है, बट मूल डिवीजन यही है। ठीक है, एग्जाम में हमने यहाँ पर एग्जाम में आने योग्य संभावित क्वेश्चंस भी यहाँ पर पुट किए हैं, जिससे आप इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप प्रैक्टिस कर सके। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, इन क्वेश्चंस को घर पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर आप हमें इन क्वेश्चंस के आंसर मेल भी कर सकते हैं। छोटे आंसर्स जो 3 मार्क्स के, उन्हें आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उल्लेख के बारे में मैंने आपको बताया ही है इस लेक्चर में। इनके सर्वप्रथम नाम किसने इनका उपयोग किया है? आदिवासी। ये क्वेश्चन है जनजातियों की परिभाषा के बारे में, लोकसभा की आरक्षित सीटों के बारे में। तो आप ये वीडियो लेक्चर ध्यान से देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आसानी से दे पाएंगे। अगर नहीं दे पा रहे तो पुनः लेक्चर को देखिए। इसी प्रकार आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज से जुड़े रहिए, जिसमें हम महत्वपूर्ण पहले टॉपिक को वृहद रूप से कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस देंगे, जिससे आपका संपूर्ण टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो सके। अगले वीडियो लेक्चर में हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो ये है वीन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिससे आप जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।